स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10 के विज्ञान अध्याय 6 का दूसरा टॉपिक, जिसमें दिया हुआ है श्वसन यानी कि रिस्पायरेशन। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पोषण, यानी कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। लेकिन वह ऊर्जा हमें प्राप्त कैसे होती है, यानी कि अगर हम भोजन करते हैं, तो भोजन करने से हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, लेकिन यह ऊर्जा हमें किस प्रक्रिया द्वारा मिलती है, श्वसन प्रक्रिया द्वारा। किस प्रक्रिया द्वारा, श्वसन प्रक्रिया द्वारा। तो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि आखिर श्वसन होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, तथा जीव जंतुओं में श्वसन कैसे होता है, तथा मानव में श्वसन कैसे होता है। हम पूरे टॉपिक को कवर करेंगे तथा एक इजी वे में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि श्वसन क्या होता है। ग्लूकोज जैसे जटिल पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को श्वसन कहते हैं, यानी कि रिस्पायरेशन कहते हैं। अब क्या होता है, भोजन है, किसमें टूटेगा, ग्लूकोज में। किसमें टूटेगा, ग्लूकोज में। फिर कौन सी प्रक्रिया होगी, श्वसन प्रक्रिया, जिसके फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होगा, ऊर्जा प्राप्त होता है। और वह ऊर्जा हमें किस रूप में मिलती है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी हमारे शरीर में जो ऊर्जा का स्रोत है वह क्या है, एटीपी है। क्या है, एटीपी है। ठीक है, तो अब श्वसन जो होता है, ऑक्सीजन के उपस्थिति के आधार पे हम इसको दो भाग में बांटते हैं। यानी कि जो हमारा श्वसन होता है, इसको हमें एक होता है वायवीय श्वसन, जिसको हम कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। एक होता है अवायवीय श्वसन, जिसको हम कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो वायवीय श्वसन होता है यह ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। किसके उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। यानी कि ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है उसे हम क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन क्या होगा कि वह श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अवायवीय श्वसन। क्या कहलाती है, अवायवीय श्वसन। यानी वायवीय श्वसन में भी क्या निर्मुक्त होती है, ऊर्जा, और अवायवीय श्वसन में भी क्या मिलती है, हमें ऊर्जा। लेकिन वायवीय श्वसन में क्या होता है कि ऊर्जा हमें अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, तथा अवायवीय श्वसन में जो ऊर्जा होती है वो थोड़ा कम मात्रा में प्राप्त होती है। अब इसको हम देखेंगे कि वायवीय श्वसन कैसे होता है, फिर अवायवीय श्वसन कैसे होता है, या कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम बारी बारी से देखेंगे। वायवीय श्वसन यानी कि
रिस्पायरेशन। अब इसमें चीज़ें क्या होती है एरोबिक रिस्पायरेशन में, कि जो हमारा ग्लूकोज होता है, क्या होता है ग्लूकोज। इसके पहले पढ़े हो कि जो ग्लूकोज होता है इसका फार्मूला क्या होता है C6H12O6, यानी कि इसमें कार्बन कितने होते हैं 6 कार्बन। कितने कार्बन होते हैं 6 कार्बन, यानी कि 6 कार्बन जो ग्लूकोज होता है यह किसमें टूटता है 3 कार्बन के पायरुवेट में। किसमें टूटता है 3 कार्बन के पायरुवेट में। फिर चीज़ें क्या होती हैं कि यही ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, अब क्रिया होती है जिसमें हमें क्या मिलता है ऊर्जा मिलती है। इसके साथ साथ इसमें हमें क्या मिलता है ऑक्सीजन मिलता है, और इसके साथ साथ किस चीज़ का निर्माण होता है जल का निर्माण होता है। यानी कि एरोबिक रिस्पायरेशन वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का जो कार्बन का 6 मॉलिक्यूल वो टूटता है 3 मॉलिक्यूल में। यही 3 मॉलिक्यूल के ऊपर कौन काम करता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसमें टूटता है ऊर्जा में, ऑक्सीजन में तथा जल, यानी कि ऊर्जा निर्मुक्त होती है, इसके साथ साथ ऑक्सीजन का निर्माण होता है तथा क्या बनता है जल का निर्माण होता है। इसके अलावा हमारा जो दूसरा श्वसन का प्रकार है वह है अवायवीय श्वसन। क्या है अवायवीय श्वसन। इसको वैसे ही हम देख सकते हैं कि अवायवीय मीन्स अब्सेंट, यानी कि ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है उसे हम क्या कहते हैं अवायवीय। अवायवीय श्वसन यानी कि एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में देखेंगे कि यह जो अवायवीय श्वसन होता है यह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है अब्सेंट होता है। तो मेनली 2 जगह होता है, ठीक है श्वसन। पहला क्या होता है कि इथेनॉल के निर्माण में, यानी कि जो हमारा अल्कोहल होता है या जो हमारी बियर फैक्ट्री होती है, शराब की फैक्ट्री होती है, वहाँ पे क्या होता है इंडस्ट्रियों में कि इथेनॉल या बियर के फॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं ईस्ट का यूज करते हैं, और उसमें क्या होता है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ईस्ट के उपस्थिति में किस चीज़ का निर्माण करते हैं इसमें भी ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इसके साथ साथ इसमें किस चीज़ का निर्माण होता है इथेनॉल और जल का। तथा दूसरा जो होता है कि हमारा जो शरीर है हम बहुत ज़्यादा क्या करते हैं जब दौड़ते हैं कोई काम करते हैं तो थक जाते हैं, तो हमारे मांसपेशियों में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है कमी हो जाती है, जिसके वजह से हमारी मांसपेशियां क्या करती हैं अवायवीय श्वसन करने लगती हैं। तो वो क्या होता है ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से क्या होता है हमारी जो यानी हमारी जो सेल्स है कोशिकाएं हैं वह कौन सा श्वसन करने लगती हैं अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन होने की वजह से हमारे मांसपेशियों में किस चीज़ का निर्माण हो जाता है लैक्टिक अम्ल का। इसके साथ साथ क्या होता है हमें ऊर्जा तो मिलती है लेकिन हमारे मांसपेशियों में किस चीज़ का डिपोजिशन हो जाता है लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड का। तो क्या होता है थकान को मिटाने के लिए हमारे बॉडी में क्या होता है पेन होने लगता है, खास करके पैरों के मांसपेशियों में मसल्स में। तो इसको हम दूर करने के लिए क्या करते हैं इसकी सिकाई करते हैं। तो धीरे धीरे हमारा जो लैक्टिक अम्ल होता है धीरे धीरे क्या होता है डीजनरेट हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। टूटने के बाद फिर हमको क्या होता है रिलैक्स फील होता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि अगर जो हमारा श्वसन होता है तो श्वसन में एनर्जी यानी जो ऊर्जा होती है वह हमें किस रूप में मिलती है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो वायवीय श्वसन होता है वायवीय श्वसन में एनर्जी यानी ऊर्जा जो होती है वह हमें किस रूप में मिलती है एटीपी के रूप में। किस रूप में मिलती है एटीपी के रूप में। अब यह एटीपी क्या होता है एडीपी जो होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यह इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ मिलकर के यानी अकार्बनिक फास्फेट के साथ मिलकर के यह कन्वर्ट हो जाता है
ATP, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एग्जाम में पूछता है कि शरीर में, ठीक है, यानी वायवीय श्वसन में किस रूप में ऊर्जा निर्मुक्त होती है, तो ऊर्जा किस रूप में निर्मुक्त होती है, ATP के रूप में यह निर्मुक्त होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि जंतुओं में, ठीक है, श्वसन कैसे होता है, विभिन्न विभिन्न जंतु, ठीक है, श्वसन कैसे करते हैं। तो जो जलीय जंतु होते हैं, कौन से जंतु, जलीय जंतु, यानी ऐसे जंतु जो जलों में रहते हैं वह श्वसन कैसे करते हैं। तो जो जलीय जंतु होते हैं वह मेनली क्या होता है कि जो जल में घुले हुए ऑक्सीजन को, यानी कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन यानी घुला हुआ ऑक्सीजन, या इस्तेमाल करते हैं जलों में और किसके सहायता से, क्लोम के सहायता से। इसमें क्या पाया जाता है, गिल पाया जाता है। जो गिल क्या होता है, या मुंह से घुले हुए यानी पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। क्लोम जो होता है वह उसको क्या करता है, अवशोषित कर लेता है ऑक्सीजन को, और वह पूरे शरीर में क्या होता है, वह पहुंचा देता है। इसके अलावा जो स्थलीय प्राणी हैं उनमें विभिन्न विभिन्न तरह का क्या होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, यानी श्वसन तंत्र होता है कि विभिन्न विभिन्न जीव अपने अलग अलग तरीकों से क्या करते हैं, श्वसन को करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पौधों में श्वसन कैसे होता है। ठीक है, पौधों में श्वसन, तो पौधों में श्वसन इससे पहले आप देखोगे कि जो पौधे होते हैं उनमें जो पत्तियां होती हैं, क्या होती हैं, पत्तियां होती हैं। इनके सतह पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र, यानी कि स्टोमेटा। क्या कहते हैं, स्टोमेटा। यह इसी स्टोमेटा के सहायता से क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि पौधे अपना श्वसन कैसे करते हैं, आप पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, एक नंबर में तो इसमें रहेगा रंध्र, गिल, फेफड़े तथा कोई भी, इनमें से कोई भी नहीं। तो आप उसमें आसानी से क्या टिक लगा सकते हैं कि पौधों में श्वसन का आदान प्रदान क्या होता है, रंध्र द्वारा होता है। या तो वह फिल इन दी ब्लैंक दे सकता है, ट्रू फॉल्स में भी दे सकता है, या बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी क्या कर सकता है, दे सकता है। अब ये जो रंध्र होते हैं ये इसी तरह, यानी जब आप संरचना देखेंगे पत्तियों का तो ऐसे होता है, और इनके बीच में जो जगह पाई जाती है इसको हम कहते हैं इंटरस्टेशियल स्पेस। ठीक है, और इसी यह स्पेस से विसरण विधि द्वारा, किस विधि द्वारा, विसरण विधि द्वारा, यानी डिफ्यूजन। विसरण को क्या कहते हैं इंग्लिश में, डिफ्यूजन, यानी डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा पौधे पत्तियों में उपस्थित स्टोमेटा की सहायता से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, अब जो पौधे होते हैं इनसे हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, और पौधे लेते यानी कि निकालते क्या है, ऑक्सीजन, और लेते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन दोनों का निर्माण, यानी ऑक्सीजन का निर्माण, इसके पहले हम लोग पढ़े फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में हम देखे हैं कि जो पौधे होते हैं किस चीज का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं दिन में, उसके बाद में ऑक्सीजन को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। लेकिन जस्ट अपोजिट रात में क्या होता है, रात में तो सूर्य का प्रकाश है नहीं, तो चीजें क्या होंगी, इसीलिए रात में जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं होती है तो पौधे रात में किस चीज को निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। इसीलिए क्या होता है, रात के समय
ठीक है। जो बरगद का पेड़ होता है वही एक ऐसा पीपल और बरगद कि ये क्या होते हैं, रात के समय अपने अंदर से ऑक्सीजन को निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। लेकिन और पौधे जो होते हैं वह क्या करते हैं, रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। क्यों? क्योंकि रात के समय फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पौधे रात में ऑक्सीजन क्यों ग्रहण करते हैं और वह कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि रात्रि में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि उस समय सूर्य का प्रकाश उपस्थित नहीं होता है। ठीक, तो ये हमारा था पौधों में गैसों का आदान प्रदान यानी कि पौधों में श्वसन। अगला हम लोग पढ़ेंगे कि जंतुओं में श्वसन, खास करके मानव में या मनुष्य में। ठीक है, मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे तथा डिस्कस करेंगे। यानी कि क्या होते हैं कि जो स्थलीय, ठीक है, प्राणी होते हैं वह गैसों का आदान प्रदान कैसे करते हैं। तो जो स्थलीय जीव होते हैं, ठीक है, हम एक रफ डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ठीक, अभी हमारा क्या है, नाक। यह क्या है, श्वास नली, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। ये हमारा क्या है, नॉस्ट्रिल। क्या है, नॉस्ट्रिल। ठीक, ये इस तरह की संरचना होती है। ठीक, इसके बाद में हमारा ये क्या है, ब्रोंकाई है। क्या है, दो गए हैं, एक इस वाले फेफड़े में, एक इस वाले फेफड़े में, किसको हम क्या करेंगे, कहेंगे ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई को हम क्या कहते हैं, श्वसनी। क्या कहते हैं, श्वसनी। और यह ब्रोंकाई क्या होता है, एक से अधिक, ऐसे आने के बाद ऐसे 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 बहुत सारे, ठीक है, शाखाओं में बट जाता है। ठीक, इसको हम कहते हैं श्वसनिकाएं। क्या कहते हैं, श्वसनिकाएं। और इन श्वसनिकाओं पे एक गुब्बारे जैसी संरचना होती है। क्या होती है, गुब्बारे जैसी संरचना होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोपिका। इसको, ठीक है, वैज्ञानिक भाषा में क्या कहेंगे, एल्वियोलाई। ठीक है, ब्रोंकाई हमारा हो गया ब्रोंकियोल। क्या हो गया, ब्रोंकियोल। यानी कि अगर हम देखते हैं, जनरली देखते हैं कि जो मानव श्वसन तंत्र होता है, क्या हो गया, पहला हो गया नाक। नाक के माध्यम से क्या होता है, हम ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर ले जाते हैं। फिर हमारे क्या होता है, श्वास नली होती है, जिसके माध्यम से क्या होता है, सांस अंदर आती है। फिर हमारा जो सांस नली होती है दो भागों में क्या होती है, बट जाती है। ठीक है, और वह जो दो भागों में बटती है हमारी क्या होती है, श्वसनीय होती है। और यही दोनों श्वसनियाँ फिर अंदर जाकर के फेफड़े में बहुत सारे शाखाओं में बट जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, श्वसनिकाएं कहते हैं। और इन श्वसनिकाओं पे गुब्बारे जैसे छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। और ये हमारा जो फेफड़ा है, यह रिब्स जो होते हैं उससे क्या होता है, सुरक्षित होता है। और जो सबसे नीचे होता है, ये हमारा होता है डायाफ्राम। तो जनरली अगर हम देखते हैं, मानव श्वसन तंत्र, नाक, श्वास नली यानी ट्रैकिया, उसके बाद में श्वसनी यानी ब्रोंकाई। श्वसनी कई ब्रांचों में डिवाइड हो गई, जो हमारा हो गया ब्रांकियोल। ब्रांकियोल के ऊपर छोटे छोटे गुब्बारे जैसी संरचना जो हमारी क्या कहलाती है, एल्वियोलाई। तथा नीचे हमारा क्या होता है, डायाफ्राम होता है। अब इसमें जो हमारा श्वसन होता है मेनली होता है दो तरह का, एक होता है अंतः श्वसन, एक होता है उच्च श्वसन। तो हमारा एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि अंतः श्वसन
तथा उच्च श्वसन में अंतर स्पष्ट करे। तो इसमें बहुत ही आसान है, आ से अंदर, आ से अंतर, यानी कि जब हम ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेते हैं तो यह हमारा क्या कहलाता है, अंतः श्वसन। क्या कहलाता है, अंतः श्वसन। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर निकालते हैं तो यह हमारा क्या कहलाता है, उच्च श्वसन। क्या कहलाता है, उच्च श्वसन। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा मानव श्वसन तंत्र है इसको हम समझेंगे कि अंतः श्वसन में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं तथा उच्च श्वसन में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। अब इसमें चीज़ें बहुत ही सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा ठीक है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इसका मैकेनिज्म यानी कि इसकी क्रिया विधि बहुत हार्ड है, कुछ नहीं है। जब अंतः श्वसन में चीज़ें क्या होती हैं, हम इसमें केवल 3 से 4 चीज़ें ध्यान देते हैं कि जो हमारी क्रिया विधि होती है किस चीज़ की, अंतः श्वसन की, यानी कि इंस्पायरेशन। क्या हो गया, इंस्पायरेशन, यानी कि जब हम क्या होता है इसमें ऑक्सीजन युक्त वायु को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं। क्या करते हैं, अंदर लेते हैं। जब हम ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेंगे तो हमारे फेफड़े का आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि हम वायु हमारे अंदर क्या होगी, भरेगी आकर के हमारे फेफड़े के अंदर, यानी कि फेफड़े का आयतन क्या होगा, फेफड़े का आयतन बढ़ेगा। तीसरा चीज क्या होगा, जब आयतन बढ़ेगा तो हमारी पसलियां क्या होंगी, बाहर की तरफ गति करेंगी, यानी कि पसलियां कहाँ गति करेंगी, बाहर की तरफ गति करेंगी। कहाँ की तरफ गति करेंगी, बाहर की तरफ। यानी कि तीसरा क्या होता है, पसलियां जो होती है यह बाहर की तरफ गति करती हैं। तथा चौथा पॉइंट क्या होता है कि जो डायफ्राम होगा, यानी जब अंदर क्या होगी, हवा भरेगी तो आप जो हमारा डायफ्राम होगा वो नीचे की तरफ, यानी कि वह फैलेगा तो क्या होगा, डायफ्राम नीचे की तरफ आएगा, यानी कि क्या होगा, डायफ्राम नीचे की तरफ क्या होगा, गति करेगा। इसके बाद देखते हैं हम उच्च श्वसन। क्या देखते हैं, उच्च श्वसन। उच्च श्वसन, उच्च श्वसन यानी कि एक्सपायरेशन। क्या होता है, एक्सपायरेशन, यानी कि उच्च श्वसन इसका क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। यानी कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, यानी कि इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम CO2 युक्त वायु को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। जब हम बाहर निकालेंगे क्या होगा, हमारे फेफड़े का आयतन क्या होगा, घटेगा, यानी कि हमारा जो फेफड़ा है वह अंदर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, उसका आयतन घटेगा, यानी फेफड़े का आयतन क्या होगा, घटेगा। फेफड़े का आयतन क्या होता है, घटता है। तथा क्या होगा, जब हवा बाहर निकलेगी तो पसलियां क्या होंगी, अंदर की तरफ गति करेंगे, यानी कि क्या थी, पसलियां बाहर की तरफ गति कर रही थी, तो इसमें क्या होगा, जो पसलियां हमारी होंगी अंदर की तरफ, ठीक है, किधर, अंदर की तरफ गति करेंगी। इसके बाद जो हमारा होता है चौथे में, जो डायाफ्राम हमारा नीचे गया हुआ रहता है वह पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। यानी डायाफ्राम क्या होता है, डायाफ्राम पुनः अपनी अवस्था पर आ जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि मानव श्वसन तंत्र का क्रिया विधि सहित ठीक है वर्णन करें, तो आप उन सब चीज़ों को पहले अच्छे से आप डायग्राम बना करके उसके जितने पार्ट हैं, ठीक है, नाक, ठीक है, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिकाएं, कूपिका, डायाफ्राम
उसको करने के बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, क्रियाविधि में इसकी दो क्रियाविधि है, एक अंतः शोषण, एक उच्च शोषण। यानी कि अंतः शोषण में क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेते हैं, फेफड़े का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, पसलियां बाहर की तरफ गति करने लगती है तथा डायफ्राम क्या होता है, नीचे की तरफ गति करता है। फिर क्या होता है, उच्च श्वसन, यानी जब हम हवा को बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को, तो क्या होता है, पहला नंबर तो क्या होगा, CO2 बाहर आएगा, इसके अलावा फेफड़े का आयतन क्या होगा, घटेगा, पसलियां अंदर की तरफ गति करेंगी तथा डायफ्राम पुनः अपनी अवस्था पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जंतुओं में श्वसन। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है यानी कि वहन है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।